नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल परिश्रम क्लासेस झुंझुनू में आपका स्वागत है। साथियों, एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है। अभी एग्ज़ाम डेट घोषित होने वाली है, जल्दी एग्ज़ाम होंगी, तो बिल्कुल आप बैठे नहीं रहें, तैयारी करते रहें। आपके लिए हम तैयार हैं। प्रतिदिन प्रत्येक विषय की क्लासें आ रही हैं और बोला हुआ है कि अगर इसमें कहीं भी कोई किसी प्रकार की आपको कमी महसूस होती है तो आप हमारे नंबर पे फ़ोन करके बताएं या हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। चलो साथियों, आगे का हमारा टॉपिक चल रहा है भारत के परिचय का। ज्योग्राफी में मैं इंडिया ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी बिल्कुल आपकी क्लियर करवा दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको सभी क्वेश्चन यहाँ, क्योंकि मैं प्रत्येक वीडियो में कम से कम 20 से 30-50 बार क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ आपकी सभी समस्याएँ साथ साथ में हल कर देंगे। तो देखिए, आज हमारा भारत के परिचय का लास्ट टॉपिक है। हम इंडियन ज्योग्राफी की बात कर रही हैं। तो दोस्तों, भारत का परिचय, ठीक है, भारत का परिचय में अब तक हमने उसके आकार, आकृति और विस्तार की बात कर ली है। आकार, आकृति और विस्तार की बात कर ली है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसकी सीमाओं के बारे में। आज किसकी बात करेंगे? भारत की सीमाओं के बारे में बात करेंगे कि सीमाओं से संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम तटीय सीमाओं के बारे में। कौन सी सीमाओं के बारे में? तटीय सीमाओं के बारे में। कहने का अर्थ ये है कि अपन इसे इस रूप में पढ़ेंगे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन अगला किस रूप में पूछे। एग्जामिनर है, उसके दिमाग की थ्योरी कैसी है, उसके आधार पर हम वैसे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि आप पर ज़्यादा बोझ ना बने, अब ज़्यादा टेंशन में ना आओ कि भाई ये कैसे याद होगा, कैसे। बिल्कुल एक दो बार इसके आप पढ़ोगे, सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो पहले दोस्तों हम बात करते हैं तटीय सीमाओं के बारे में कि भारत की तटीय सीमाएं जो हैं वो कैसी हैं, कितनी लंबाई है और किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, यह इस तरह से ये गुजरात वाला हिस्सा हम दोनों टुकड़ों में बनाएंगे। इस तरह से ये गुजरात, उसके बाद में यह दक्षिणी भारत, जिसको अपन प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। इस तरह से ऐसे हम सबसे पहले तटीय सीमाओं के संबंध में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, तटीय सीमा, यह जो आपको दिख रहा है, ये तटीय सीमा दोस्तों मुख्य भूमि की तटीय सीमा है। कौन सी भूमि है? एक मुख्य भूमि। और एक दोस्तों क्वेश्चन आता है द्वीप समूहों संबंधित। किससे संबंधित है? द्वीप समूहों से संबंधित। हालांकि मैं मेरी प्रत्येक क्लास में विद्यार्थियों से कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, और उन क्वेश्चन के जो आंसर देता है, मैं उनके नाम जो है वो अगली क्लास में बोलता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने मेरी पिछली क्लास में क्वेश्चन आपसे पूछा था कि इधर से निकलने वाली एक रेखा जिसका नाम क्या है? कर्क रेखा, जो भारत के बीचों बीच निकलती है, दो बराबर भागों में इसे विभाजित करती है। दक्षिण का उष्ण कटिबंध में, उत्तर वाला हिस्सा जो है वो शीतोष्ण कटिबंध में, ठीक है। इसको चलो हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। और उसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था कि एक 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है ये भारत से होकर निकलती है। ये दोनों रेखाएं भारत में कहाँ मिलती हैं? एक कर्क रेखा और दूसरी कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ये दोनों भारत में एक दूसरे को कहाँ काटती हैं, एक दूसरे को कहाँ क्रॉस करती हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, एक नाम तो आता है कौन सा? मिर्जापुर। एक नाम तो क्या आता है? मिर्जापुर, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में। और एक जो नाम आता है दोस्तों, वह क्या आता है? वह सरगुजा नाम आता है। क्या नाम आता है? सरगुजा। सरगुजा भी छत्तीसगढ़ में है। ये दोनों देखो, कुछ एक किताब ऐसी हैं जिनमें दिया हुआ है मिर्जापुर और दूसरा क्या दिया हुआ है? सरगुजा। ये छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन दोनों आ सकते हैं, क्योंकि अब तक की एग्जामों में
सरगुजा भी आ चुका है और मिर्ज़ापुर भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन आप ध्यान रखिए। इसमें मिर्ज़ापुर जो बताया था वो तनिष बेनीवाल ने बताया था। मेरे प्रत्येक क्वेश्चन का जो आंसर है वो तनिष बेनीवाल प्रत्येक क्लास में देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बिल्कुल ये आंसर है वो सही है। आगे देखिए, तो हम बात कर रहे हैं कि कर्क रेखा जो है उसके दक्षिण का हिस्सा उष्ण कटिबंध में आता है, क्योंकि सूर्य जो है ये लंबवत चमकता हुआ कहाँ तक आता है, कर्क रेखा तक, और कर्क रेखा से आगे कहीं भी लंबवत नहीं चमकता है। तो यहाँ तो उष्ण कटिबंध आता है, इधर उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध आता है। ठीक है, तो कर्क रेखा से उत्तर का हिस्सा शीतोष्ण कटिबंधीय या फिर उपोष्ण कटिबंध में आता है। ठीक है, अब अपन अपने टॉपिक पर बात करते हैं तटीय सीमाओं की। तो दो तरह की तटीय सीमा है भारत को, एक तो मुख्य भूमि की और दूसरी कौन सी है, द्वीप समूह की। अगर मुख्य भूमि की आ जाए कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई है, तो भारत की मुख्य तटीय भूमि की सीमा रेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। मतलब यह तटीय सीमा गुजरात से शुरू होती है, गुजरात से चलने के बाद यह महाराष्ट्र के बाद ये गोवा के बाद ये कर्नाटक के बाद ये केरल आती है। ठीक है, केरल से फिर वापस चढ़ाई तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश या सीमांध्र आता है, उसके बाद उड़ीसा आता है और उड़ीसा के बाद में पश्चिम बंगाल आता है। कौन आता है, पश्चिम बंगाल। तो यह तटीय सीमा है, इसको हम क्या कहते हैं, मुख्य भूमि की तटीय सीमा कहती है। क्या कहती है, मुख्य भूमि की तटीय सीमा। ठीक है, अगर द्वीप समूह सहित आ जाए, किससे सहित आ जाए, द्वीप समूह सहित आ जाए, तो दोस्तों आपको पता होगा अरब सागर में यहाँ छोटे छोटे द्वीप हैं और इधर बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में एक द्वीपों की श्रृंखला है। ठीक है, यह जो है इसको हम कहेंगे लक्षद्वीप। क्या कहेंगे, लक्षद्वीप। और इधर जो सीमा है, इधर जो द्वीप है, इनका नाम है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि भारतीय तटरेखा द्वीप समूहों सहित लंबाई है, कि द्वीप समूह की मतलब इसकी तटरेखा और इनकी तटरेखा और मुख्य भूमि की तटरेखा कितने किलोमीटर है, कितने मीटर है, कितनी क्या है, यह क्वेश्चन इसमें पूछा सकता है। तो द्वीप समूहों सहित भारतीय तटरेखा की लंबाई जो है, यह लंबाई है 7516.7 किलोमीटर। अगर द्वीप समूह, देखो कभी कभी इतना भी आ जाता है ऑप्शन में, 7517 किलोमीटर भी एग्जाम में आ जाता है, 7516.6 किलोमीटर भी आ जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल निकट के ऑप्शन है। NCERT की जो बुक है उसमें ये दिया हुआ है 7516.7 किलोमीटर। कहने का मतलब 6100 किलोमीटर तो ये है मुख्य भूमि की, और बाकी जो शेष है वो लक्षद्वीप और किसकी तटरेखा है, वो अंडमान निकोबार की तटरेखा है। ठीक है, तो यह दो क्वेश्चन आपके यहाँ हल होते हैं और ये क्वेश्चन कई बार दोस्तों एग्जाम में आ चुका है, इसलिए इसके संबंध में आप ध्यान रखें कि द्वीप समूह सहित तो ये 7516.7 किलोमीटर है और मुख्य भूमि की अगर लंबाई आ जाए तो कितनी है, 6100 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, भारत की तटीय रेखा पर स्थित राज्यों के नाम, कि भारतीय तटरेखा पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं। तो भारतीय तटरेखा पर दोस्तों यहाँ पर स्थित है कौन, गुजरात स्थित है। कौन है, गुजरात। गुजरात के बाद दक्षिण में आते हैं तो कौन सा राज्य आता है, महाराष्ट्र। आप साथ साथ में इंडिया मैप अपने साथ रखें और उसमें आप भरते जाएं। उसके बाद में यहाँ जो है वो गोवा है। गोवा के बाद में दोस्तों यहाँ जो है वो कौन है, कर्नाटक। और कर्नाटक के बाद यहाँ दोस्तों आता है कौन, केरल। यहाँ तटरेखा किसकी लगती है, केरल की। इसके बाद में हम पूर्वी तट पर आते हैं, ये तो पश्चिमी तट है और ये कौन सा है, पूर्वी तट। तो पूर्वी तट पे कौन आता है, तमिलनाडु। कौन आता है,
तमिलनाडु। उसके बाद में उससे ऊपर जो है वो सीमांध्र आता है। सीमांध्र का मतलब दोस्तों हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि उसका जो पुराना नाम आंध्र प्रदेश है। उसके बाद में आता है ओडिशा। उसके बाद दोस्तों कौन आता है? ओडिशा। और ओडिशा के बाद यहाँ जो आता है वो पश्चिम बंगाल आता है। कौन आता है? पश्चिम बंगाल। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा है कि कितने राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा पर स्थित है? तटीय सीमा पर स्थित है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी मुख्य भूमि पर, ध्यान रखना, मुख्य भूमि पर कितने राज्य आते हैं? 9 राज्य। कितने राज्य आते हैं? 9। कहने का अर्थ यह है कि यह जो 6100 किलोमीटर लंबी, 6100 किलोमीटर लंबी मुख्य भूमि की जो तटीय रेखा है, इस पर कितने राज्य स्थित हैं? तो कितने राज्य स्थित है? 9 राज्य स्थित है। कितने हैं? 9। अब दूसरी बात, उसके बाद में देखिए दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश भी स्थित है। कौन स्थित है? केंद्र शासित प्रदेश भी है। आपको पता होगा, दमन दीव, दादर नगर हवेली, उसके बाद में पुडुचेरी, उसके बाद में लक्षद्वीप, उसके बाद में अंडमान निकोबार। ये भी कहाँ है? ये भी तो तटीय रेखा पर है। पुडुचेरी है, ये भी तो कहाँ है? तटीय रेखा पर। दमन द्वीप है, ये भी किस में है? तटीय रेखा। इसका मतलब इधर से कौन है? लक्षद्वीप है, ये भी तट है। और अंडमान निकोबार पे भी क्या है? तट है। तो बिल्कुल दोस्तों इस बात का भी आप ध्यान रखें, कभी कभी इनका ऑप्शन भी दे दिया जाता है, साथ में ये ऑप्शन दे नहीं और केंद्र शासित प्रदेशों का ऑप्शन दे दिया जाए। तो आपको ध्यान रखना, भारत के केंद्र शासित कुछ राज्य हैं वो भी किस पर स्थित है? वो भी तटीय सीमा रेखा पर स्थित है। ठीक है, चलो उसके बाद हम बात करते हैं। देखो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है कि इन सभी राज्यों में, ये जो 9 राज्य हैं, इन सभी में सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा रेखा, सर्वाधिक लंबाई वाली, सबसे ज्यादा लंबाई कौन से राज्य की है? तटरेखा की। कहने का मतलब ये है कि ये जो 6100 किलोमीटर लंबी तटरेखा है, इसमें सबसे ज्यादा लंबी तटरेखा कौन से राज्य की है? तो वह कौन है? गुजरात। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है पहले, तो ये अब पटवार, राजस्थान पुलिस या किसी भी प्रकार के एग्जाम में पूछा सकता है। अब इस क्वेश्चन का कोई लेबल नहीं रहा है, ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा वाला राज्य गुजरात। ठीक है, उसके बाद में अगर दूसरा पूछ लिया जाए कि दूसरी लंबी सीमा किसकी है, तो कौन आएगा? आंध्र प्रदेश या फिर कौन आएगा? सीमांध्र। यानी गुजरात के बाद जो सीमा, 2 नंबर जो सीमा लगती है वो किसकी लगती है? सीमांध्र की। और 3 नंबर दोस्तों वह कौन है? तमिलनाडु की। 3 नंबर कौन है? तमिलनाडु। और उसके बाद में 4 नंबर कौन आता है दोस्तों? महाराष्ट्र। 4 नंबर कौन आता है? महाराष्ट्र। ये बात और बड़ी गौर करने वाली बात है। 1 नंबर सबसे ज्यादा लंबी तटीय सीमा वाला राज्य गुजरात, 2 नंबर सीमांध्र या आंध्र प्रदेश, 3 नंबर तमिलनाडु और 4 नंबर कौन है? महाराष्ट्र। लेकिन देखिए दोस्तों, आजकल क्वेश्चन को थोड़ा सा जटिल बनाया जाता है, होता नहीं है, जटिल बनाया जाता है। मान लीजिए इनमें से 3 ऑप्शन, तो एक तो गुजरात है, एक सीमांध्र, एक तमिलनाडु, ये 3 ऑप्शन है। और एक ऑप्शन किसका दे दिया? अंडमान निकोबार की निम्न में से सबसे लंबी तटरेखा है। हमने एक बात तट रखी है गुजरात, गुजरात ऑप्शन में है। लेकिन गुजरात से ज्यादा लंबी सीमा, तटीय जो सीमा है वो किसकी है? किसकी है? अंडमान निकोबार की भी है। उसने राज्य का नाम दोस्तों नहीं दिया है, उसने राज्य का नाम नहीं पूछा, उसने सीधा ही पूछा कि निम्न में से सबसे लंबी तटरेखा है। तो निम्न में से सबसे लंबी तटरेखा, एक ऑप्शन गुजरात था, एक सीमांध्र था, एक तमिलनाडु था और एक ऑप्शन कौन था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो दोस्तों इन सभी में सबसे ज़्यादा लंबी तटीय सीमा किसकी लगती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की लगती है। तो ये बात आप गौर करने वाली है, क्योंकि क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से जटिल बनाया जा सकता है। तो इस बात का दोस्तों आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों तटीय सीमा रेखा से संबंधित अगर किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछे या फिर दिए हुए नंबरों पर पूछ सकते हैं आप।
बिल्कुल, जिस दोस्त ने अभी तक इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और समझ में आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है उससे संबंधित बातें भी आप हमें बताते रहें, बिल्कुल। चलो अब हम आगे की बात करेंगे, ठीक है। अब आगे कुछ सीमा रेखाएं और भी हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है। चलो दोस्तों, अब हम उसके बाद में बात करेंगे उत्तरी भारत में स्थलीय सीमा के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? स्थलीय सीमा के बारे में बातें करेंगे, ठीक है। ये इधर वाला, और हमें ज़्यादा बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने दक्षिणी भारत या प्रायद्वीपीय भारत के संबंध में हमने बातें कर ली है। अब हमें यहाँ केवल स्थलीय सीमा के बारे में, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो थी वो तो जलीय सीमा थी, वो तो क्या थी? जलीय सीमा थी। तो जलीय सीमा के संबंध में दोस्तों हमने चर्चा कर ली है कि 6100 किलोमीटर, 7516.7 किलोमीटर आदि जो क्वेश्चन थे वो हमने हल कर लिए हैं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। अब दोस्तों पहला क्वेश्चन यहाँ क्या बनता है, क्योंकि ये सीमा तो कैसी थी? ये सीमा तो दोस्तों जलीय सीमा थी। कैसी थी? जलीय। अब सीमा की बात करते हैं स्थलीय सीमा। कौन सी सीमा है? स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा रेखा। तो भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई है, सामान्य सा क्वेश्चन है, तो स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कितनी है? मतलब गुजरात से लेकर राजस्थान, पंजाब, उसके बाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद इधर वापस आए तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल वाला भाग, उसके बाद में नागालैंड वाला भाग, उसके बाद में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल, बिहार, ये जो राज्य हैं इन राज्यों की को स्थलीय सीमा लगती है, उनको जलीय नहीं है। जैसे गुजरात को तो दोनों लगती है, गुजरात को तो जलीय सीमा भी लगती है और स्थलीय सीमा भी लगती है, लेकिन इधर से पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल को स्थलीय सीमा भी लगती है और जलीय सीमा भी लगती है। बाकी ये जो राज्य हैं इन सभी को कैसी सीमा लगती है? स्थलीय सीमा। तो यहाँ से लेकर पश्चिम बंगाल तक जो स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत के इधर उत्तर पश्चिम में कौन से देश की सीमा लगती है? तो इसका पड़ोसी है पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, मतलब हम यहाँ बात करेंगे कि कौन सा देश है और कौन से देश की कितनी लंबी सीमा लगती है। तो ये पाकिस्तान, और पाकिस्तान को दोस्तों एनसीईआरटी के अनुसार 3,310 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। समझ गए इस बात को? आप इस आंकड़े को इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि राजस्थान के कुछ ज़िले जिनके पिन कोड जो हैं वो 33 से शुरू होते हैं, ठीक है, 33 से शुरू होते हैं, तो उस आधार पे याद कर लें। मतलब कैसे भी किसी भी तरीके से आप इसको रोचक बनाकर पढ़ सकते हैं। तो भारत के उत्तर पश्चिम में किस देश की सीमा लगती है? पाकिस्तान की, ठीक है। उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि कौन कौन से राज्यों की सीमा पाकिस्तान को लगती है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पीओके आपने नाम सुना होगा, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का नाम सुना होगा, पाक अधिकृत कश्मीर का आपने नाम सुना होगा। वहाँ दोस्तों, वहाँ अफगानिस्तान की सीमा लगती है। कौन से देश की सीमा लगती है? वहाँ अफगानिस्तान की सीमा लगती है। और एनसीईआरटी के अनुसार अफगानिस्तान की सीमा भारत के साथ कितने किलोमीटर है? 80 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 80। देखिए दोस्तों, कुछ एक बुक्स ऐसी हैं जिसमें अफगानिस्तान को नहीं दिखाया जा रहा, उसमें उसकी कहते हैं कि ये पीओके को लगता है, बिल्कुल पीओके भारत का हिस्सा है। और ये सीमा रेखा डेफिनेट किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ ही लगती है। कितने किलोमीटर लगती है? ये है 80 किलोमीटर लगती है। पहले तो ये जम्मू कश्मीर को लगती थी, अब ये लद्दाख को लगती है। उसके बाद में इधर आए तो इधर जो सीमा लगती है वो किस देश की लगती है? चीन की। इधर जम्मू कश्मीर को, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जैसे, बिहार जैसे जो राज्य हैं, इन राज्यों को किसकी सीमा लगती है? चीन की। और चीन की सीमा रेखा की लंबाई है 3,917 किलोमीटर।
कितने किलोमीटर लंबी लगती है? 3917 किलोमीटर लंबी जो सीमा रेखा है वो किसके साथ लगती है? वो चीन के साथ सीमा लगती है। उसके बाद देखिए दोस्तों, भारत के मानचित्र पर यूं यहाँ एक मोड़ बनता है। इस मोड़ को आप यहाँ देखिए तो यहाँ एक बफर स्टेट्स, एक देश है और उसका नाम क्या है? नेपाल। यहाँ कौन है? नेपाल। देख लीजिए आप एक बार, अगर आप अपने इंडिया का मैप अपने साथ लेकर बैठे हैं तो आप उसमें भी देख सकते हैं कि ये यहाँ पर एक इस तरह का मोड़ बना हुआ है और वहाँ कौन है? नेपाल है। नेपाल के साथ जो सीमा रेखा की लंबाई है वो 1752 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 1752 किलोमीटर। देखिए इधर से ये उत्तराखंड वाला भाग और उसके बाद में इधर ये कौन है? अंगूठा सा जो बाहर निकला है वो सिक्किम है। वो क्या है? सिक्किम है। ठीक है, तो सिक्किम उनके बीच में 1752 किलोमीटर जो लंबी सीमा है वो किसकी लगती है दोस्तों? तो वह सीमा किसकी लगती है? नेपाल के साथ ही लगती है। उसके बाद में दोस्तों आगे जो है, यहाँ पर सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश की तरफ आए तो यहाँ एक और छोटा सा देश है और उसका नाम क्या है? भूटान। उसका नाम क्या है? भूटान। और भूटान के साथ जो सीमा रेखा है वो है 587 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 587 किलोमीटर यहाँ भूटान के साथ सीमा लगती है। उसके बाद म्यांमार यानी बर्मा जो है उसके साथ सीमा लगती है, म्यांमार यानी बर्मा। और इसके साथ जो दोस्तों सीमा लगती है वो है 1458 किलोमीटर। कितने किलोमीटर लंबी सीमा लगती है? यानी भारत के पूर्व में, किधर लगती है? भारत के पूर्व में म्यांमार के साथ जो भारत है वो सीमा बनाता है कितने किलोमीटर लंबी? 1458 किलोमीटर लंबी। और उसके बाद में यहाँ पर आता है बांग्लादेश। कौन आता है? बांग्लादेश, मतलब बांग्लादेश। और बांग्लादेश के साथ जो दोस्तों सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा को की जो लंबाई है वो है 4096 किलोमीटर। कितनी लंबी है? 4096 किलोमीटर। अब आपके सामने आंकड़े हैं, 1 है, 2, उसके बाद में 3, 4, 5, 6 और 7। कितने हैं? 7। तो देखिए यहाँ जो 7 जो देश है, इन 7 देशों में सबसे ज़्यादा लंबी सीमा रेखा या भारत की किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो वह कौन सा देश है दोस्तों? वह बांग्लादेश है। वह कौन है? बांग्लादेश। अब इन आंकड़ों में दोस्तों आप देख लीजिए, ये जो आंकड़े आपके सामने हैं इनमें सबसे ज़्यादा वाला तो बांग्लादेश प्रथम, और उसके बाद में सबसे कम जो लंबी सीमा रेखा है वो किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ ही लगती है। यहाँ दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ आपको प्रत्येक की लंबाई याद रखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन को घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में पूछ लिया जाता है। जैसे अवरोही क्रम में पूछा जाए या घटते क्रम में पूछा जाए तो सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। उसके बाद में दूसरा जो है 3917 किलोमीटर। उसके बाद में कौन सा देश आएगा? चीन आ सकता है। उसके बाद में तीसरा जो है वो कौन आएगा? उसके बाद पाकिस्तान की सीमा लगती है, तो घटते क्रम में उसके बाद कौन है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान के बाद की बात करें तो 1752 किलोमीटर लंबी सीमा है, वो किसकी लगती है? नेपाल। तो ऐसे समूह बनाकर एग्जाम में दे देते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर है ये बिल्कुल सही है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और कौन? नेपाल, क्योंकि इसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। चीन है इसकी है 3917 किलोमीटर और पाकिस्तान है इसकी 3310 किलोमीटर और नेपाल है इसकी है 1752 किलोमीटर। ठीक है, तो ये घटते क्रम में है। कभी कभी क्वेश्चन घटते क्रम में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इनकी लंबाई को याद रखना है। कभी कभी बढ़ते क्रम में पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। घटते क्रम में, आरोही क्रम में पूछ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सीमा रेखा जो है वो लगभग 80 किलोमीटर लगती है। उसके बाद में भूटान जो है उसका नाम आएगा। उसके बाद कौन आता है? भूटान। भूटान के बाद कौन आएगा? म्यांमार। म्यांमार के बाद कौन आएगा? नेपाल। ऐसे करके घटते और बढ़ते क्रम में भी पूछा जा सकता है। एग्जामिनर क्वेश्चन किसी भी रूप में पूछ सकता है। दूसरा तरीका क्वेश्चन पूछने का क्या है? दूसरा तरीका ये है कि वो अगला ये ऑप्शन दे ही नहीं, ये ऑप्शन नहीं देगा वो आपको। मान लीजिए क्वेश्चन में उलझाना है उसे कि निम्न में से कौन सा ऑर्डर सही है,
या निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है? वो चीन दे देगा, वो पाकिस्तान, वो नेपाल दे देगा। उसके बाद में वो किसका नाम दे देगा? म्यांमार का नाम दे सकता है। क्यों? क्योंकि जब ऑप्शन में बांग्लादेश कहीं है ही नहीं, बांग्लादेश कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब ज़्यादा सीमा कौन? चीन। उसके बाद कौन? पाकिस्तान। उसके बाद कौन? नेपाल। उसके बाद कौन? म्यांमार। ऐसे भी दे सकता है। यानी ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से दिया जा सकता है, इसलिए सभी की जो लंबाई है, दूरी है, उसको आप याद रखिए। चलो उसके बाद में हम और अन्य क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं कि और कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली क्लास जो हमारी होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, वीडियो क्लास कैसी लग रही है अब उसके संबंध में भी आप हमें बार बार बताते रहें। चलो उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद में पाकिस्तान और इधर भारत। ठीक है, इन दोनों के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन कौन? एक तो पाकिस्तान और इधर से कौन है? भारत। इन दोनों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई है 3310 किलोमीटर। राज्य कौन कौन से लगते हैं? तो एक तो गुजरात, एक तो कौन लगता है? गुजरात। आपको पता होगा कि गुजरात सरक्रीक वाला भाग, भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद। पाकिस्तान हमेशा कहता है कि 24 डिग्री अक्षांश, कितने डिग्री अक्षांश? 24 डिग्री अक्षांश को सीमा माना जाए, लेकिन वास्तव में वो नहीं है। इसलिए आप ये डेफिनेट हो जाए कि गुजरात पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद में कौन आता है? राजस्थान। आपको पता ही है, जब हम राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान के आकार विस्तार की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि राजस्थान के 4 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ ही लगती है। उसके बाद में पंजाब है, उसके बाद में कौन है? पंजाब। और पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर, पंजाब के बाद कौन है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, और नए केंद्र शासित प्रदेशों के आधार पर बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला जो भाग है ये किसके साथ सीमा बनाता है? पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। तो ये जो राज्य हैं ये किसके साथ सीमा बनाते हैं? पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। इन दोनों देशों के मध्य, इन दोनों देशों के मध्य यह जो सीमा रेखा है दोस्तों, इसे कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा। क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो विभाजन के दौरान 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य कृत्रिम सीमा रेखा निर्धारित करने के लिए सर रेडक्लिफ नाम के आदमी को चुना गया। मतलब जो एक संगठन बनाया जो दोनों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करेगा, उस आदमी का नाम जॉर्ज सर रेडक्लिफ था। इसलिए इस सीमा रेखा का नाम भी उसी के आधार पर रख दिया रेडक्लिफ। समझ गए इस बात को? तो उसी के आधार पर उसका नाम रेडक्लिफ रख दिया गया। अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम एग्जाम में नहीं आकर वो ये भी पूछ सकता है कि रेडक्लिफ रेखा की लंबाई है तो कितनी है? 3310 किलोमीटर। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है? तो कौन से दो देश? एक पाकिस्तान और दूसरा कौन है? भारत। दोनों के मध्य एक कृत्रिम जो सीमा है उसका नाम क्या है? रेडक्लिफ रेखा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आपने यहां नाम सुना होगा LOC। क्या नाम है? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। LOC जो है इसका निर्धारण सन 1972 में किया गया शिमला में। शिमला जो समझौता था, इस शिमला समझौते में 1972 में किसका निर्धारण किया गया? LOC का, कि भारत और पाकिस्तान के मध्य ये LOC का जो निर्धारण है, लाइन ऑफ कंट्रोल का निर्धारण है, ये कब किया गया? यह सन 1972 में किया गया। ठीक है, तो ये LOC वाली जो विवाद ये भी किसमें? भारत और पाकिस्तान। किस समय? 1972 में। ये बात भी दोस्तों आप यहाँ ध्यान रखिए एक बार। चलो नेक्स्ट, फिर दोस्तों अपन आगे बात करते हैं। उसके बाद जो सीमा रेखा आती है
वो अफगानिस्तान की सीमा रेखा आती है। किसके साथ सीमा आती है? अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि यहाँ अफगानिस्तान के साथ कितने किलोमीटर लंबी? 80 किलोमीटर लंबी आती है। इसके संबंध में दोस्तों आपने नाम सुना होगा डुरंड रेखा। क्या नाम सुना होगा? डुरंड रेखा। डुरंड रेखा का निर्धारण 1884 में सर डुरंड नाम के आदमी ने किया। सर डुरंड नाम के आदमी ने किया, मतलब ये व्यक्ति का नाम है। कब किया गया? 1884 में। किसका निर्धारण? डुरंड रेखा का निर्धारण। और किसके बीच में किया गया? तो यह भारत और अफगानिस्तान के मध्य। कौन कौन है? भारत और अफगानिस्तान के मध्य। भारत और अफगानिस्तान के मध्य डुरंड रेखा का निर्धारण 1884 में सर डुरंड के द्वारा किया गया। लेकिन 1884 में तो ये पाकिस्तान वाला जो भाग है ये भी भारत का हिस्सा था, ये बांग्लादेश भी है, ये भी उस समय भारत का हिस्सा था। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा, वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? डुरंड रेखा कहा जाता है। तो इसका मतलब ये अफगानिस्तान वाली जो सीमा 80 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, 80 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, ये भी कौन सी है? डुरंड रेखा के नाम से ही जानी जाती है। इधर से भारत का एक राज्य या वर्तमान के एक केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, राज्य का नाम आए तो जम्मू कश्मीर, या फिर केंद्र शासित प्रदेशों का नाम पूछें तो लद्दाख वाला जो भाग है ये सीमा किसके साथ बनाता है? अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है। तो इस बात का भी दोस्तों आप यहाँ ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे चीन के बारे में। किसके संबंध में? चीन के संबंध में। चीन और भारत के मध्य, चीन और भारत के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो है इसको कहा जाता है मैकमोहन रेखा। क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण करती है? तो भारत और चीन के मध्य। या फिर आंसर से क्वेश्चन बनाया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी रूप में बन सकता है, और क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है कि भारत और चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन। इस सीमा रेखा का निर्धारण सन 1914 में कहाँ किया गया? शिमला में किया गया। शिमला में। हकीकत में अगर हम बात करें, वास्तविकता की दोस्तों बात करें, तो वास्तविकता ये है कि ये मैकमोहन जो सीमा रेखा है ये कहाँ है? ये इधर स्थित भारत का एक राज्य है जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य सीमा रेखा के विवाद को सुलझाया गया 1914 में, और उस सीमा रेखा का नाम क्या दिया गया? मैकमोहन रेखा। सामान्यतः क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि सामान्य सी बात तो ये हो गई कि भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है, लेकिन हकीकत वास्तविकता की दोस्तों बात करें तो यह काम कहाँ हुआ था? यह काम अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य सीमा विवाद को सुलझाया गया सन 1914 में शिमला में, और तब उस सीमा रेखा का नाम क्या रखा गया? मैकमोहन रखा गया, ठीक है। तो चीन, ये बात यहाँ समझ में आ गई। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं कि चीन के साथ भारत के कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है, कि कौन कौन से राज्य आते हैं। तो भारत का एक तो जम्मू कश्मीर वाला भाग आता है, ये बिल्कुल आप डेफिनेट हो जाए, जम्मू कश्मीर का भाग लगता है। उसके बाद में यहाँ जब आते हैं तो जम्मू कश्मीर से नीचे हिमाचल प्रदेश आता है। कौन आता है? हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है। हिमाचल प्रदेश के बाद दोस्तों उत्तराखंड जो है, इस उत्तराखंड की सीमा भी किसके साथ लगती है? चीन के साथ। लेकिन उत्तराखंड से नीचे उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है दोस्तों किसको नहीं लगती है? उत्तर प्रदेश की सीमा चीन के साथ नहीं लगती, यह तो केवल किसके साथ लगती है? यह तो केवल नेपाल के साथ ही लगती है। तो इस बात का आप यहाँ ध्यान रखें, उत्तराखंड की सीमा तो किसको लगती है? चीन की। लेकिन यूपी की सीमा चीन के साथ नहीं लगती है, यूपी की सीमा किसको लगती है? नेपाल को। तो यहाँ से इस भाग को छोड़ दें आप। उसके बाद में यहाँ आते हैं तो यहाँ आता है सिक्किम। कौन आता है? सिक्किम। तो ये बात आप यहाँ ध्यान रखिए, सिक्किम की सीमा। और उसके बाद में अरुणाचल की तो लगती ही है, क्योंकि सन 1914 में यही तो विवाद सुलझाया गया था जिसका नाम क्या रखा गया था? मैकमोहन। तो अरुणाचल प्रदेश के बाद सिक्किम,
और सिक्किम के बाद में किसकी सीमा? उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के बाद किसकी सीमा रेखा लगती है? जम्मू कश्मीर की सीमा इसको लगती है। तो ये बात दोस्तों आप यहाँ ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं म्यांमार की। सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 1458 किलोमीटर। ये अरुणाचल प्रदेश को लगती है, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड को लगती है, नागालैंड के बाद ये मणिपुर को लगती है, और मणिपुर के बाद दोस्तों ये किसको लगती है? मिजोरम को लगती है। उसके बाद किसको लगती है? एक तो इधर से कौन? मिजोरम। एक तो कौन आता है? मिजोरम। मिजोरम से ऊपर कौन है? मणिपुर। मणिपुर की सीमा म्यांमार को, और उसके बाद में यहाँ पर जो सीमा है वो किसकी लगती है? नागालैंड। और नागालैंड के बाद यहाँ सीमा किसकी लगती है? अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों आपने नाम सुना होगा, नागा पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ, लुसाई पहाड़ियाँ, पटकोई बूम, ये पहाड़ियाँ भी प्राकृतिक रूप से यहाँ क्या करती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण करती है। ये इधर पूर्वोत्तर भारत में 7 सिस्टर्स में ही वो स्थित है। उसके बाद कौन सा देश आता है? उसके बाद बांग्लादेश आता है। उसके बाद कौन आता है? बांग्लादेश। तो देखिए बांग्लादेश की बात करें, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4096। उसके बाद में आपको यहाँ ध्यान रखना है दोस्तों, जीरो लाइन आपने नाम सुना होगा, जीरो लाइन, ठीक है। जीरो लाइन आपने नाम सुना होगा। जीरो लाइन सीमा एक तो सामान्यतः क्वेश्चन आता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में, लेकिन वही बात है चीन वाली कि यहाँ पर हकीकत में एक तो कौन? इधर से त्रिपुरा है। इधर कौन है? त्रिपुरा। किसकी सीमा आती है? त्रिपुरा। त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य, त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? जीरो रेखा, या फिर क्या कहा जाता है? जीरो लाइन के नाम से जाना जाता है। तो ये तो था उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम जो त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य। एक आपको ध्यान रखना है, भारत और बांग्लादेश के मध्य है स्थित कौन? 3 बीघा गलियारा। क्या स्थित है? 3 बीघा गलियारा। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में दोस्तों आ चुका है कि 3 बीघा गलियारा कौन से 2 देशों के मध्य स्थित है? तो 3 बीघा जो गलियारा है दोस्तों, ये किसके मध्य स्थित है? ये भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित है। 3 बीघा गलियारा जो है भूमि क्षेत्र है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। उसके बाद हम बात करें कि बांग्लादेश को कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है। बांग्लादेश को कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है? तो देखिए मिजोरम, मिजोरम के बाद इधर कौन आ गया? त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद आसाम और मेघालय, मतलब इधर से कौन? मिजोरम। मिजोरम के बाद कौन? त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद दोस्तों यहाँ आसाम, असोम या फिर मेघालय की जो सीमा है वो भी किसको लगती है? बांग्लादेश को लगती है। और उसके बाद में इधर स्थित कौन है? वेस्ट बंगाल, मतलब पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को सीमा बनाता है कौन? बांग्लादेश। कौन बनाता है? बांग्लादेश। उसके बाद में दोस्तों कौन शेष रह गया? भूटान। और उसके बाद में कौन रह गया? नेपाल। ठीक है, तो इसके संबंध में आप ध्यान रखना, नेपाल को इधर से किसकी सीमा लग रही है? उत्तराखंड। इधर से किसकी सीमा लग रही है? उत्तर प्रदेश। किसकी सीमा लग रही है? उत्तर प्रदेश। और इधर से सीमा किसकी लग रही है? बिहार। और इधर से सीमा सिक्किम की। सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सीमा बनाता है किसके बीच में? नेपाल के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करता है। ठीक है, तो ये बात भी दोस्तों आपको यहाँ ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे, उसके बाद में कौन आता है? भूटान आता है। भूटान, इधर से सीमा सिक्किम की लग रही है। किसकी लग रही है? सिक्किम की। उसके बाद में इधर आते तो कौन है? अरुणाचल प्रदेश। भूटान को एक तो सिक्किम, एक अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद में अगर हम दोस्तों बात करें तो एक कौन आता है? असम। और उसके बाद में एक आता है पश्चिम बंगाल। इधर से सीमा भूटान को पश्चिम बंगाल की कूच बिहार वाला नाम आपने सुना होगा, वो भूटान के साथ सीमा बनाता है। इधर से सिक्किम सीमा बनाता है, इधर से आसाम सीमा बनाता है, और इधर से कौन बनाता है? अरुणाचल प्रदेश सीमा बनाता है। किसके साथ है? भूटान के साथ। अगर आप याद करें तो इस तरह से एक तो कौन सा राज्य सीमा? सिक्किम जो है ये सीमा रेखा बनाता है। उसके बाद में इधर आए तो दूसरा पश्चिम बंगाल जो है ये सीमा रेखा बनाता है। उसके बाद में तीसरी अगर हम बात करें तो वह असम जो राज्य है
ये सीमा रेखा बनाता है। और उसके बाद में कौन है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भी सीमा रेखा का निर्धारण करता है। तो ये था दोस्तों अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित राज्य, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं का नाम, और उसके बाद कौन कौन से राज्यों की जो सीमा है वो भारत को लगती है, कौन कौन से देशों की सीमा भारत को लगती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो इस तरह से दक्षिणी जो भारत है, उस दक्षिणी भारत का एक पड़ोसी जो है वो यहाँ पर स्थित है, जिसका नाम क्या है, श्रीलंका। क्या नाम है, श्रीलंका। और एक यहाँ पर स्थित है जिसका नाम है मालदीव। इधर लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप से नीचे कौन है, मालदीव। मालदीव और श्रीलंका वैसे सीमा रेखा को स्पर्श तो नहीं करते, लेकिन जलीय जो पड़ोसी हैं वो भारत के जरूर हैं, मालदीव और दूसरा कौन है, श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है पाक जलडमरू मध्य। क्या स्थित है, पाक जल डमरू मध्य। ये बात बिल्कुल आपको दोस्तों याद कर लेनी है। भाई पाक नाम आते ही हमें सीधा कौन दिखता है, पाकिस्तान दिखता है, लेकिन ये उस पाकिस्तान की बात नहीं हो रही। कि क्वेश्चन आता है कि पाक जलडमरू मध्य निम्न में से कौन दो देशों के बीच स्थित है, तो पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। और दोस्तों तमिलनाडु के यहाँ पर स्थित है, उस खाड़ी का नाम है मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि मन्नार की खाड़ी स्थित है भारत श्रीलंका के मध्य, पाक जलडमरू स्थित है भारत और श्रीलंका के मध्य। और ये दोनों जो हैं ये वैसे अगर देखें तो जलमग्न हिस्सा है, वो जल में डूबा हुआ है, और जिसको हम आदम ब्रिज या आडम ब्रिज के नाम से जानते हैं। काफ़ी विवाद रहा था कुछ समय पहले। वही बात है कि भगवान श्री राम ने इस पुल का निर्माण किया था। ये वही पुल है जो लंका पर आक्रमण करने के लिए गए थे उस समय बनाया था। तो ये वर्तमान में जलमग्न है, जल में डूबा हुआ है। उसको हम आडम ब्रिज कहते हैं, आदम का पुल कहते हैं, जो इस तरह जल में डूबा हुआ। आपने बहुत बार ऐसे वीडियो देखे होंगे, उसके संबंध में चर्चाएं होती रहती हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे भारत के फिजिकल डिवीजन के बारे में, भारत के भौतिक भूगोल के बारे में। मतलब यहाँ पर्वत, पठार, मैदान जो है उनके संबंध में हम चर्चाएं यहाँ पर करेंगे। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों, आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे बताएं। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।